हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम आपका स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीड आउट ऑफ योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। बिकॉज स्टूडेंट्स देखो, हम इसका ना पूरा डिटेल में हम सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स थे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज बहुत सिंपलेस्ट मैनर में मैं आपको समझाऊं। अब मेनली आप लोगों की ड्यूटी ये बचती है कि जितने भी हमने यहाँ से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। एंड कोई टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो सिर्फ आपको ऐसे पता चल सकता है, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो लग रहा है कि ना इसमें से आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक, सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं समझ में आ रहा है, आपको उसमें डाउट्स हो रहे हैं, तो आप उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो। सेम अगर आपको कोडोमिनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पेडिग्री एनालिसिस में, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सेम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राइट, चल अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अपना एनसीईआरटी रीड। अब एनसीईआरटी मैं यहाँ पे आप लोगों को जितना सफिशिएंट है वो लाइंस आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ट्राई करेंगे एक एक वर्ड आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले क्या है आपका, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट? तब हम ये बोल रहे हैं कि क्या एलिफेंट का जो बेबी होगा वो एलिफेंट ऑब्वियसली एलिफेंट के जैसे ही दिखता है। क्या आपने कभी सोचा कि एलिफेंट का जो बेबी हो एलिफेंट के जैसा ही क्यों दिखता है, वो किसी दूसरे एनिमल के जैसे क्यों नहीं दिखता है? हमेशा जो हमारे मैंगो का सीड है उससे हमारा मैंगो प्लांट ही क्यों ग्रो करता है, उसके अलावा कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं वहां पे ग्रो करता है? क्यों हमारे ऐसा होता है कि एक ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, जबकि कुछ ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंसेस भी रखते हैं, कुछ वेरिएशंस भी वहां पे दिखाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आप जितने भी सिबलिंग्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, क्या सभी के सभी सिबलिंग्स आपके सेम दिखते हैं? आर यू लुक सिमिलर टू ईच अदर, या फिर सबके सब डिफरेंस हैं? तो अगर ये डिफरेंस आया है तो क्यों आया? बिकॉज हमारे पेरेंट्स तो सेम है, जो आपके मम्मी पापा है सेम आपके सिबलिंग्स के मम्मी पापा है, तो डिफरेंस फिर क्यों रिलेट हुआ यहाँ पे? ये सारी चीज अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में मिलता है। दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील विद। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम इस चैप्टर में डील करते हैं साइंटिफिकली। एंड इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, मींस जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट के जैसे क्यों दिख रहा है, किसी मैंगो सीड से मैंगो ही प्लांट क्यों ग्रो हो रहा है, हम सब ऑफस्प्रिंग्स कोई आइडेंटिकल होता है, किसी के बीच में वेरिएशंस आते हैं, तो वेरिएशंस आखिरकार क्यों डेवलप होते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस सब्जेक्ट्स डील विद द इनहेरिटेंस as well as the variation of characters from parents to offspring. And inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी तक ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड इनहेरिटेंस का ही बेसिस है क्या, हेरिडिटी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है, आप दो सिबलिंग्स हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे। आपके पेरेंट्स मतलब एक पेरेंट्स और एक प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब उसकी ऑफस्प्रिंग, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, कि कितना डिफरेंस है प्रोजेनी और पेरेंट्स में, उसी को हम बोलते हैं आपका वेरिएशन। तो ये लाइंस हमारी क्लियर है बिल्कुल। अब ह्यूमंस इस चीज के बारे में कि आखिरकार मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन था, लेकिन उनको साइंटिफिकली नहीं पता था ये चीज कि आखिरकार हो कैसे रहा है ये सब। उनको ये आइडिया था कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो वेरिएशन आ क्यों रहे हैं, इस चीज को हम उन्होंने एक एग्जाम्पल भी हमें दिया। जैसे कि आप देखते हैं पंजाब में एक साहिवाल गाँव है, तो साहिवाल गाँव कैसे डेवलप की गई थी, दो अलग अलग काउ, दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की काउ दिया, उनका मैटिंग करा दिया, तो इससे एक नई स्पीसीज हमारी डेवलप हुई, जिसको बोलते थे साहिवाल गांव, जो कि बहुत टाइम पहले एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस को लिया, वो टाइम पहले इसको डेवलप कराया गया था। इसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब दो आर्टिफिशियली हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे, उनका मैटिंग कराएंगे तो ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनके अंदर भी उसी के डिजायर्ड कैरेक्टर्स आएंगे। अब ये चीज हमें पहले से पता थी, इसलिए पहले टाइम के लोग ये सब करा रहे थे। क्लियर यहाँ तक?
अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि इनहेरिटेंस पहले के टाइम के लोगों को पता था कि एक्चुअली में होता है इनहेरिटेंस, लेकिन होता एग्जैक्टली क्या है वो किसी को आइडिया नहीं था ना कि होता क्या है इनहेरिटेंस, एंड इसका एक एग्जैक्टली प्रूफ नहीं था हम लोगों के पास। एक प्रूफ होगा किसी चीज के लिए तभी तो उस चीज के ऊपर सब अब आप जाके किसी को बोलने लग जाओ कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स है डोमिनेंट, मतलब अगर आप होमोजाइगस है तो आपसे बनने वाले ऑफस्प्रिंग सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाएंगे। अगर आप हेट्रोजाइगस है तो आपकी F1 जनरेशन में पॉसिबिलिटी है डोमिनेंट होगा, F2 जनरेशन में आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव। क्या कोई ऐसे ही बिलीव करेगा आपकी बात के ऊपर? नहीं करेगा ना बिलीव। बिलीव कोई कब कर सकता है? अच्छा ये बताओ, बिलीव सिर्फ एक केस में आप कोई भी लोग आप पे करेंगे जब आप उस चीज का जो भी आप बोल रहे हैं अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर पाएंगे किसी के सामने। तो वही चीज हमारे मेंडल ने किया। मेंडल ने सबसे पहले तो एक पैटर्न को समझा कि आखिरकार कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब अगर कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो पैटर्न यादगार है। क्या पहली जनरेशन में सारे टॉल है उससे बनने वाले सारे के सारे टॉल हैं, या फिर ड्वार्फ भी है? किस कंडीशन में ड्वार्फ मेरे को कैरेक्टर्स दिखेगा, किस कंडीशन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ टोल दिखेंगे? ये पैटर्न पहले उन्होंने समझा खुद से, फिर उसके बाद किसी को समझाने के लिए गए। जब किसी दूसरे को समझाने के लिए जाएंगे तो अपने पास एक प्रूफ होना चाहिए ना किसी न किसी चीज के लिए। तो अब इसी चीज को हम समझते हैं कि आखिरकार हमारे मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स को किया, राइट। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। उनका एक्सपेरिमेंट पूरे 7 ईयर्स तक चला था। कौन से ईयर्स तक? इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, हाईलाइट कर दो। सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे साइड में। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसी को ही आप हाईलाइट करते चलो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है कोई एक पर्टिकुलर लाइन, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना कि मैम इस वाले पेज नंबर पे ये वाली लाइन है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो पहली चीज हमारे एक्सपेरिमेंट मिड 19th सेंचुरी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट चला था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? गार्डन पी के ऊपर किया था। गार्डन पी को ही हम क्या बोलते हैं आपका? पाइसम सताइवम। चलो ये भी हमने लिख लिया। फिर इसके बाद इन्होंने इसी गार्डन पी को लेके कुछ लॉ दिए। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अपनी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझा और इनहेरिटेंस के पैटर्न को एक्सप्लेन कैसे किया? समझ तो लिया, एक्सप्लेन किया दो हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक तो उन्होंने मैथ्स का यूज किया और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पे जेनेटिक्स का स्टेटिक्स का यूज किया। के अंदर मैथ्स और स्टेटिक्स इन दोनों को यूज करके तब उन्होंने जेनेटिक्स को किसी दूसरे इंडिविजुअल को समझाने का ट्राई किया। आपसे पूछ सकते हैं कि मेंडल हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स को अप्लाई किया इन टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी की जेनेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड इसीलिए ना इनका एक्सपेरिमेंट जो थे ना फर्स्ट टाइम में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्या बायो के अंदर कैसे हम मैथ्स लगा सकते हैं, बायो के अंदर कैसे स्टेटिक्स आ सकते हैं? इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में जब और साइंटिस्ट आएंगे इनके काम को रीडिस्कवर करेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि नहीं ऐसा हो सकता है कि हम बायो को भी मैथ्स और स्टेटिक्स की हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं। आप ये चीज खुद सोच के देखो, अगर हमारे मेंडल साइंटिस्ट वहां पे ये स्टेटिक्स या मैथ्स को यूज नहीं करते तो आज जो हम इतने इजीली किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं, उसका जो उसका नोटेशन हम देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्या नोटेशन देना पॉसिबल हो पाता? क्या हम किसी बिकॉज हमें क्या लिखना पड़ता है कि टॉल प्लांट है तो हमेशा क्या लिखते हैं टॉल को कि ये होमोजाइगस भी हो सकता है हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अगर कोई नोटेशन सी वर्ड्स कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर सीड के कलर के लिए येलो ग्रीन ये टर्म्स ना अगर वो यूज करते हैं तो आज के टाइम में जेनेटिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था आप लोगों को। तो इन्होंने मैथ्स और स्टेटिक्स का यूज करके आप लोगों के लिए जेनेटिक्स बनाया। स्टिल आप लोगों को जेनेटिक्स हार्ड लगता है, सोचते रहते हो मैम पता नहीं जेनेटिक्स नहीं समझ में आता है, जेनेटिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। हमेशा देखना जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा ना बच्चों को वही डिफिकल्ट लगेगा। हमेशा क्या करो जिसका वेटेज ज्यादा है उसी को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, बाकी लो वेटेज वाले तो इजी चैप्टर समझते हो ना आप लोग, वो तो इजीली पढ़ ही लोगे, इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हो। सबसे ज्यादा बोरिंग क्या लगेगा? जो इसका वेटेज सबसे ज्यादा लगेगा आपके एग्जाम में, वही बच्चों को सबसे बोरिंग लगेगा।
कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर देखो क्या हुआ, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों यूज किया, क्या जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पे कोई और प्लांट अवेलेबल नहीं था, इसने गार्डन पी को यूज किया बिकॉज गार्डन पी का सबसे पहली चीज इजिली अवेलेबल होता है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है एंड ये एक साथ बहुत सारे सैंपल्स आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सैंपल्स थे which gave greater credibility to the data that he collected। मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए जो इनहेरिटेंस का पैटर्न वो समझ रहे थे उसके लिए, जिसकी वजह से उनको एक ही चीज के लिए, सपोज करो एक उन्होंने एग्जांपल ले लिया कि टॉल, जब मैंने दो प्योर टॉल लिए उनका क्रॉस कराया तो टॉल में, तो सिर्फ एक सैंपल नहीं था, ऐसे ऐसे बहुत सारे सैंपल्स थे जो इस चीज को प्रूव कर रहे थे कि अगर हम एक प्योर टॉल लेंगे और उसका क्रॉस किसी प्योर टॉल के साथ ही कराएंगे तो मेरे को हमेशा टॉल ही मिलेगा। एक सैंपल नहीं था, ऐसे ऐसे बहुत सारे सैंपल्स थे जिसकी वजह से इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। राइट, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लान्स proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsustained ideas। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन ट्री प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेड्स। सेकंड चीज ये थी यहाँ पे कि मेंडल ने गार्डन ट्री प्लांट को लिया, गार्डन ट्री के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर। सपोज एक कैरेक्टर है मेरे पास हाइट, अब किसी की हाइट टॉल होगी, किसी की हाइट शॉर्ट होगी, किसी का शेप ले लिया राउंड होगी, किसी की रिंकल्ड होगी, तो मतलब एक कैरेक्टर दो अपोजिट ट्रेड्स जब दिखाता है, एक कैरेक्टर दो अपोजिट ट्रेड, उसको बोलता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। लाइक टॉल और ड्वार्फ प्लांट हो गया, येलो और ग्रीन सीड्स हो गए। दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। इसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की वजह से, दो अपोजिट ट्रेड्स की वजह से हमारे मेंटल साइंटिस्ट को हेल्प मिला था इनहेरिटेंस के पैटर्न को एक फ्रेमवर्क देने का, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherited in them। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमें यहाँ से समझ में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है, मेंडल ने कंडक्ट किए कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स भी। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम दो अलग अलग प्लांट्स ले, दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट है, उनको पॉलिनेट कराएं। अब हमें पता है कि अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराएं तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ेगा, या फिर एक और हमारा मेथड होता है जो आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है, इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक फ्लावर लिया मैंने बाइसेक्सुअल, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको वहां से रिमूव करते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कब रिमूव करेंगे, कब रिमूव करते हैं उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको रिमूव करते हैं जब उसके ऊपर जो एंथर वाला पार्ट होता है, एंथर के मैच्योर होने से पहले। बिकॉज जैसे ही एंथर आपका मैच्योर हो जाता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। अब हमें चाहिए कि पोलन ग्रेन्स वहां से रिलीज ना हो, बिकॉज जो बाइसेक्सुअल है मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि उसका जो फीमेल पार्ट है उस फीमेल पार्ट को कोई दूसरी अच्छी वैरायटी का पोलन ग्रेन आके उसको पॉलिनेट करे। ये हम यहाँ पे करने चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर से हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करेंगे। इसी मेथड को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल प्लांट विदाउट अफेक्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फिर विदाउट अफेक्टिंग गायनेशन। तो इन्होंने इसी मेथड का यूज करके क्रॉस पॉलिनेशन कराया। राइट, अब देखो इन्होंने क्या किया, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन is one trait having undergone continuous self-pollination। इन्होंने देखा पहले तो मतलब इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दिख रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, उसके साथ साथ इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस। ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस मतलब एक प्लांट ले लिया उन्होंने बिल्कुल डॉल, ठीक है, दूसरा भी प्लांट ले लिया उन्होंने डॉल, उन्हीं के बीच में उनकी जो F1 जनरेशन आई फिर से सेल्फिंग करा दिया, उनकी जो F2 जनरेशन आई उसके अंदर फिर से सेल्फिंग करा दिया। ऐसे करा के उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन को डेवलप कराया।
फिर उसके अंदर इनहेरिटेंस की पैटर्न को शो द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल ने सेलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज की 14 ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, एज पेयर which were similar except for one character, मतलब उन सब के बीच में एक एक कैरेक्टर का सिमिलैरिटी with contrasting trait. Some of the contrasting trait selected were smooth और wrinkled seeds, और ये सब तो देखो आप लोगों को पता ही है, inflated होगा, constricted होगा, येलो पोर्ड होगा, ग्रीन पोर्ड होगा, टॉल होगी, ड्वार्फ होगी, ऐसे करके पूरे 7 कैरेक्टर लिए। और 7 कैरेक्टर में कितनी ट्रेट्स होंगे? 7 कैरेक्टर में 14 ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। 7 ही कैरेक्टर्स थे और वो सातों के सातों कैरेक्टर्स के जीन 7 ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, इसीलिए इनको अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कोई लिंकेज देखने के लिए नहीं मिला था। क्लियर बच्चों? बताओ यहां तक समझ में आया सबको? एनसीईआरटी रीड आउट मस्त चल रहा है हमारा। चलो आगे चलता है। अब देखते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स आ गए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। अगर मैं सीड की शेप की बात करती हूँ बच्चों, तो मेरी सीड की राउंड शेप होती है डोमिनेंट, रिंकल्ड शेप होती है रिसेसिव। सीड का कलर येलो कलर तो होता है डोमिनेंट, ग्रीन कलर होता है रिसेसिव। फ्लावर का कलर वायलेट कलर होता है डोमिनेंट, व्हाइट कलर होता है रिसेसिव। पॉड की शेप ले लो, पॉड की शेप आपकी फुल होगी तो वो आपकी होगी डोमिनेंट, और आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी वो आपकी रिसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉड की कलर ले लो, ग्रीन और येलो। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ये हमारे घर डोमिनेंट है। डोमिनेंट होता है ना, एग्जांपल आप लोगों को समझाया था, हमारे घर में एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, उसमें किसकी चलती है? मम्मी की चलती है हमेशा, तो मम्मी डोमिनेटिंग रहती है घर पे। तो वही हमारे कैरेक्टर्स है, जब तक ये घर में रहेंगे, जब तक हमारी मम्मी घर में रहेगी, हमारी मम्मी की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। डोमिनेंट एली हमेशा अपनी चलाता है, और वो हमेशा अपनी चलाएगा तो मतलब अपना ही कैरेक्टर शो करेगा, तो यहाँ पे भी हमारा वही होगा। सेम की हाइट टॉल डोमिनेंट है एंड ड्वार्फ हमारा रिसेसिव है। तो ये टोटल 7 हमारे कैरेक्टर्स है जिनके अंदर 14 हमें ट्रेट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सातों के सातों कैरेक्टर्स के जिन 7 ही डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब देखो स्टेम का हाइट टॉल ड्वार्फ, ये सारे टेबल्स तो आप लोग फिल कर ही लोगे, ये सब हमारे बच्चे बहुत इजीली कर देंगे। अब ये डायग्राम है हमारा इमैस्कुलेशन का, जो हमारी एनसीईआरटी देती है। क्या है इस डायग्राम में? ये मेरा एक बाइसेक्सुअल फ्लायर, बाइसेक्सुअल फ्लायर के अंदर देखो हमने एक सीजर लिया, सीजर से रिमूवल ऑफ एंथर करा दिया, मैस्कुलेशन करा दिया, फिर एक नया दूसरा प्लांट लेके आया, उसका पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करा दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो उससे हमें बहुत सारे नए नए प्लांट्स देखने के लिए मिले। इसी को बोलते हैं मैस्कुलेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हमने यहाँ पे कराया बाय द हेल्प ऑफ मैस्कुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन कैसे इनहेरिटेंस के पैटर्न को दिखाता है। अब ध्यान से सुनना, एक जीन है तो मतलब हम एक कैरेक्टर उसको लेके यहाँ पे कुछ भी बात करेंगे, कोई भी डिस्कशन होगा तो सभी डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। जहां पे एक सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? जहां पे 2 जीन्स का इनहेरिटेंस लेंगे तो 2 जीन्स के इनहेरिटेंस में क्या आता है आपका? राइट। चलो, inheritance of one gene. Let us take an example of one such hybridization experiment carried out by Mendel. Mendel experiment है जहां पे उन्होंने क्रॉस कराया एक टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का, एक टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का क्रॉस कराया टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक ही जीन के पैटर्न को, कि एक जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में कैसे शो करता है। उन्होंने सीड्स कलेक्ट कर लिए सबसे पहले तो सीड्स ही कलेक्ट करेंगे हम, एंड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट। तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, पहली हाइब्रिड जनरेशन बनाने के लिए उन्होंने एक टॉल सीड ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, टॉल का सीड लिया, ड्वार्फ का सीड लिया, उनको आपस में जर्मिनेट करा दिया। तो जर्मिनेट करा के उनको मिल गई एक हमारी F1 जनरेशन। और आपको पता है टॉल और ड्वार्फ लेंगे तो F1 जनरेशन तो हमेशा कैपिटल स्मॉल टी मिलेगी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा। F1 जनरेशन या फिर फीलियल प्रोजेनी या फिर फीलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे मेंडल ने क्या किया? तो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी, जितनी भी मेरी F1 प्रोजेनी थी सारी की सारी क्या है? टॉल है, कोई एक सिंगल भी ड्वार्फ नहीं है, नन वर ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। He made similar observation for the other pair of trait. He found that
F1 always resemble either one of the parent and the trait of other parent were not seen in them. मतलब सिंपल सी बात बच्चों ये है कि जब हम एक टॉल और एक ड्वार्फ कोई भी दो पेरेंट का क्रॉस कराएंगे तो उससे बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हमेशा अपने दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर शो करेगा। दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर सॉरी शो करेगा। अब वो पेरेंट कौन सा होगा? हमेशा डोमिनेंट। इसीलिए F1 जनरेशन में सारे मेरे को डोमिनेंट मिले। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो ये F1 जनरेशन है इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को देखिए वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने F1 जनरेशन सारे टॉल है उनको क्रॉस करा दिया, तो क्रॉस कराने के बाद उनको आगे वाली जनरेशन देखो कैसे कराया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। बनाना जरा पुनिट स्क्वायर, ऐसे तो बनाते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल। अब आप बताओ जरा यहाँ पे क्या जीनोटाइप और क्या फिनोटाइप देखने के लिए मिलेगा? आप खुद यहाँ पे देख रहे हो, एक मेरे पास कैपिटल टी जो टॉल बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी टॉल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल, मतलब तीन मेरे को यहाँ पे टॉल मिलेंगे और एक ड्वार्फ मिलेगा। पहली जनरेशन में कोई भी मेरे को ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं शो हो रहा था, लेकिन इस जनरेशन में मेरे को यहाँ पे ड्वार्फ वाला कैरेक्टर शो हो रहा है। F2 जनरेशन, जिस चीज को देख के हमारे मेंटल हो गए थे सरप्राइज। सरप्राइज बिकॉज F1 जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था, F2 जनरेशन में कहाँ से आ गया, कहीं ना कहीं से तो आके ऐड हुआ होगा ये चीज। चलो फिर देखो क्या हुआ, फिर से अपना हाइलाइटर ले लेते हैं। Then Mendel then self-pollinated all F1 plant को self-pollinated रहा and his surprise found that in the filial 2 generation, मतलब F2 generation, some of the offsprings were dwarf, कुछ offsprings dwarf भी थे। Character that was not seen in F1 generation, मतलब वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर रहे थे वो कैरेक्टर्स भी अपने आप को शो करने लग गए F2 जनरेशन में। Then the proportion of plants that were dwarf were 1/4, है नहीं 1/4, टोटल 4 है, 4 में से सिर्फ एक ही मेरे पास ड्वार्फ है, जबकि टॉल प्लांट का जो प्रोपोर्शन था वो 3/4 है। लिखना चाहो उसको लिख लो यहाँ पे, ये मेरे ड्वार्फ है, ये दोनों की दोनों रिसेसिव एलिमेंट्स है, तो 1/4 तो है मेरे पास ड्वार्फ एंड 3/4 है मेरे पास टॉल। सिंपल सी कहानी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। 3/4 हमारे F2 जनरेशन में टॉल थे, तो टॉल एंड द ड्वार्फ ट्रेड वर आइडेंटिकल थ्रू देयर पैरेंटल टाइप, मतलब जो टॉल था वो अपने जो टॉल वाला पेरेंट है उसके जैसा था, जो मेरा ड्वार्फ था वो अपने ड्वार्फ वाले पेरेंट के जैसा, एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाया, मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ उसके बीच का कोई नहीं बना, वहां पे इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर नहीं देखने के लिए मिला। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, उन दोनों की हाइट के बीच का कोई नहीं था। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड, जो बाकी के उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स ले रखे थे ना, सीड का कलर, सीड का शेप हो गया, पोल का कलर हो गया, पोल की शेप हो, उन सब के साथ भी सेम चीज करा के देखी, उनको सेम ही रिजल्ट हर जगह पे मिला। एंड ही स्टडीड ओनली वन ऑफ द पैरेंटल ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में दोनों के दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक ही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है भाई, जबकि F2 जनरेशन में हमारा 3:1 में पेरेंट्स अपने आप को शो करते हैं, मतलब 1 रेशो होगा हमारी ड्वार्फ वाले पेरेंट का और 3 रेशो होंगे हमारे डोमिनेंट वाले पेरेंट का। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। F1 और F2 कोई से भी जनरेशन उतारो, किसी भी जनरेशन में ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स की नहीं देखने के लिए मिलेगी। बताओ बच्चों, सॉर्टेड यहाँ तक सब कुछ कहानी आप लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारा जो हमारी एनसीईआरटी देखो, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अभी हमारे मेंडल ने दिया टॉल और ड्वार्फ या F1 जनरेशन में सारे टॉल लिख गए, टॉल ले लो कैपिटल टी, ड्वार्फ ले लो कैपिटल स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्रॉस कराओगे, यहाँ से आएगा मेरा गैमीट कैपिटल टी, यहाँ से आएगा गैमीट स्मॉल टी, तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करा दिया तो अब मेरे को क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी मिलेगा
एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, जीनोटिपिक रेशियो बताना जरा बच्चों कितना आएगा, और फिनोटिपिक रेशियो बताओ जल्दी से कितना आएगा। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जल्दी जल्दी से निकालो सब। जीनोटिपिक रेशियो तो आएगा जीन्स का, देखो ना, एक टाइप के जीन ये हैं, दो ये हैं, तो मतलब 1:2:1। और फिनोटाइप आउटर अपीयरेंस, बाहर से कैसे दिख रहा है मेरे को, ये उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो वो है मेरा यहाँ पे 3:1। 3 है मेरे पास टॉल, 1 है मेरे पास। बता मुझे यहाँ तक विजिबल हो गया आप लोगों को ये? जीनोटाइप 1:2:1, फिनोटाइप 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ। अब इसके साइड में जो हमारे एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स लिखी उसको पढ़ना एक बार। इसमें क्या लिखा, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड आउट। मतलब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमारे मेंडल ने ये बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक्चुअली में पास हो रहा है, दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड आउट अनचेंज। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसा पहले था, छोटू था तो छोटू जा रहा, बड़ा था तो बड़ा ही जा रहा है, तो डोमिनेंट था डोमिनेंट जा रहा, रिसेसिव था तो रिसेसिव वाला ही जा रहा है। ये कैरेक्टर्स अपने आप को सेम ही मैनर में एक्सप्रेस, मतलब सेम ही मैनर में ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि अपने आप को कौन सी जनरेशन में जाके अपना एक्सप्रेस करेंगे, उस चीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, पास्ट अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। इनको इन्होंने फैक्टर्स बोला। नाउ वी कॉल देम एज जीन। अभी हम इनको जीन्स, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है, जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा जीन। इसी जीन के दो अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलील्स। जीन्स therefore are the units of inheritance. These are the inheritance की यूनिट है। They contain the information. इनके अंदर वो information present होती है that is required to express a particular trait. एक particular trait को express करने के लिए, ध्यान से देखो, therefore they are the unit of inheritance। इस लाइन को अंडरलाइन करो बच्चों सारे। जीन्स ही क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है। They contain the information, इनके अंदर information present होती है that is required to express, कि एक particular trait को express करने के लिए इन्हीं के पास information होती है। Genes which code for a pair of contrasting trait, एक जीन के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम बोलते हैं एलील्स। जीन तो हुआ मेरा हाइट का जीन है, लेकिन उस जीन के अंदर दो एलील्स है कि मेरी हाइट टॉल बनेगी ड्वार्फ बनेगी, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। There are slightly different forms of the same gene, एक ही सेम जीन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है हमारे जीन की। कौन, एलील्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? बता बच्चों, कोई डाउट आ रहा है? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब चले आगे। अब देखो नेक्स्ट, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल, अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स को यूज करेंगे हर एक जीन के लिए, देन द कैपिटल लेटर हमें क्या दिखाएगा, डोमिनेंट, और स्मॉल अल्फाबेट के दूसरा ट्रेड, मतलब कैपिटल लेटर एक ट्रेड दिखाएगा और स्मॉल वाला दूसरा ट्रेड दिखाएगा। अगर हम हाइट का कैरेक्टर लेंगे तो कैपिटल टी के लिए मेरे को दिखाएगा टॉल का ट्रेड, अगर मैं उसको स्मॉल में कर दूंगी तो वो ड्वार्फ दिखाएगा। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दो एलिमेंट्स हो गए, किसके लिए, हाइट के जीन के। इन द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट, हाइट के लिए पेयर ऑफ एलील्स यूज हो सकता है। कैपिटल टी टॉल बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, स्मॉल टी ड्वार्फ बनेगा। सिंपल सी चीज है। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग, एक ट्रू ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी, द एलिलिक पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल, होमोजाइगस होगा, मतलब दोनों के दोनों एलील्स अगर सेम होंगे तो होमोजाइगस, दोनों के दोनों एलील्स अलग अलग होंगे तो हेटेरोजाइगस। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी ये सब दिख रहा है, ये जीनोटाइप है। ये हमें दिखेगा कैसे, कैपिटल टी टॉल दिख रहा हो, फिनोटाइप। सिंपल सी बात है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लियर है ना सब कुछ? ये सब तो पढ़ के आ चुके हो आप, आगे चलिए भाई। चलो आगे।
मेंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेटेरोजाइगस, तो जो F1 हमें जनरेशन मिली थी वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। तो एग्जैक्टली लाइक द, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का जो फिनोटाइप था वो एग्जैक्टली किसके जैसा था, कैपिटल टी पैरेंट के जैसा था, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, कैपिटल टी दोनों के दोनों टॉल है। ही प्रपोज्ड दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर के पेयर में वन डोमिनेंट एलील, एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को रोकता है, जो किसी दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक रहा है वो मेरा डोमिनेंट फैक्टर, और जो बेचारा चुपचाप रुक जा रहा है वो मेरा रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट, जो डोमिनेट हो रहा है किसी दूसरे के ऊपर वो डोमिनेंट, जो चुपचाप सुन रहा है किसी की वो रिसेसिव। इन दिस कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है स्मॉल टी, ठीक है, जो कि स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर, बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए भी इन्होंने आइडेंटिकल बिहेवियर्स देखे, ट्रेड्स देखे, उनके पेयर्स को स्टडी किया। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। डोमिनेंस और रिसेसिव के लिए बहुत सिंपल है, डोमिनेंस है बड़ा है, कैपिटल, रिसेसिव है छुप रहा है छोटा है, और उसके लिए स्मॉल लेटर। क्लियर है यहाँ तक? और कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ वो मेरा हेटेरोजाइगस। सिंस कैपिटल टी स्मॉल टी एक हेटेरोजाइगस है फॉर जीन कंट्रोलिंग, एक हाइट का कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो अगर हम इसकी क्रॉस कराएंगे एक ही हाइट एक ही कैरेक्टर को लेके, एक ही जीन को लेके, उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सॉर्टेड यहाँ तक सब कुछ बताओ? क्लियर बच्चों? आई होप यहाँ तक देखो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब देखो फिर से हमारी एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखते हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, अब अपनी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या बोला, दैट रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट, जो मेरा रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट होता है वो एक्सप्रेस करता है विदाउट एनी ब्लेंडिंग। देखो एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, F1 F2 में कहीं ब्लेंडिंग नहीं देखने के लिए मिलती। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, जब टॉल और ड्वार्फ अपने गैमेट्स बनाएंगे, कैसे बनाते हैं गैमेट्स, हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है गैमेट्स बनाने में, प्रोसेस होता है द एलील ऑफ द पैरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। पैरेंटल पेयर के जो एलील्स है वो सेपरेट हो जाता है और एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाता है। सिर्फ एक ही एलील होता है जो गैमेट्स के अंदर जा रहा है, जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक गैमेट के पास कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमेट के पास स्मॉल टी जाएगा, ये एक गैमेट के पास जाएगा, ये मेरा दूसरे गैमेट के पास जाएगा। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स का सेग्रीगेट होना एक रैंडम प्रोसेस है, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस होती है कि कौन सा गैमेट कौन से एलील के पास पहुंचेगा। एंड हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग से हमने इस चीज को वेरीफाई भी किया है। इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ कैपिटल टी टॉल कैपिटल टी के एलील दोनों के दोनों सेम है, ड्वार्फ के भी स्मॉल टी सेम है, तो वहां पे तो कोई एलील कहीं भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो कैपिटल टी आया हमारे एक पैरेंट से, पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन एक कैपिटल टी लेके आया, हमारा जो एग था उसके पास था स्मॉल टी, तो जो बनने वाला जाएगोट है वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल बनेगा। और एग के पास क्या है, स्मॉल टी, यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट्स, वो आपस में मिल गए एंड जाइगोट बना दिया। दैट हैव वन कैपिटल, जिसके पास जाइगोट के पास एक कैपिटल टी एलील है और एक स्मॉल टी एलील है, तो ओवरऑल हमारा वो हाइब्रिड है, मतलब heterozygous dominant. Since these hybrid contain allele which express contrasting traits, so the plant are heterozygous. The production of gametes by the parents जब gametes का production करते हैं, the formation of zygote F1 F2 can be understood from a diagram. Punnett square समझ लें, हम सबको आता है Punnett square बनाना, इसको फिगर 5.4 में देख लेंगे। एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट हमारे जेनेटिस्ट थे, वो रेगिनल्ड सी पुनेट, जिन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे हम टैबुलर फॉर्म में इस चीज को समझ सकते हैं। ग्राफिकल क्या पुनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का। ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, मतलब जो भी गैमेट्स बनेंगे उसको एक एक्स्ट्रा एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, एक वाई एक्सिस पे लिखेंगे, फिर उस टेबल को फिल कर देंगे। टॉप रो और कॉलम में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बॉक्सेस में दिख जाएंगे, बिलो इन द स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट इन अ स्क्वायर फॉर्म।
अब आपका ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर होता क्या है। आप बता सकते हैं कि वहां पे हम क्या करते हैं, गैमेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक टॉप रो में और एक लेफ्ट कॉलम में, फिर उसके साथ साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन गैमेट से, उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। डन बच्चों। अब ये 5.4 डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी का, स्टोरी देख लेते हैं क्या कहता है। कैपिटल टी ड्वार्फ स्मॉल टी स्मॉल टी, गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारा बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन की हमें करानी है सेल्फिंग, तो सेल्फिंग करा के अब देखो मेरे पास गैमेट्स कितने बने, देखो बच्चों जरा कितने बने गैमेट्स। आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के बीच में सेल्फिंग करा दिया, सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास मिलेगा ये कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कॉम्बिनेशन करा दो तो ये रेशो हम अभी पहले निकाल के आए हैं, वही रेशो है मोनोहाइब्रिड ड्रॉप, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। The Punnett square shows the parental tall capital T and dwarf small t gametes produced by them, उनके थ्रू जो gametes produce हुए हैं the F1 capital T small t progeny, F1 plant of genotype capital T small t को फिर self pollinate कराया, ये सिंबल होता है फीमेल के लिए, ये सिंबल होता है मेल के लिए। ठीक है, the F1 plants of the genotype capital T small t उसको self pollinate कराया, produce gametes of the genotype capital T small t के gametes बनाए गए equal proportion। When fertilization take place, जब fertilization होगा, pollen grain of genotype capital T का है उसके पास 50% चांसेस है टू पॉलिनेट एग्स कैपिटल टी के साथ ही वो आपका फर्टिलाइज करेगा, तो जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर कैपिटल टी दोनों देखने के लिए मिलेगा, और 50% ही चांसेस है कि वो स्मॉल टी के साथ ही, मतलब जो हम क्रॉस बनाते हैं उसको थियोरेटिकली बना के लिख दिया। अब नीट में इतना ज्यादा थियोरेटिकली तो आपसे लिखवाएंगे नहीं वो लोग। Also, pollen grain of genotype small t have 50% chances कि वो capital T small t सब भर दिया है ये सब। आप लोगों को समझ में आ गया, इसी की वजह से हमारे एक रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा तो बनने वाले जाएगा टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बच्चों यहाँ तक सब कुछ ओके। चलो आगे, फ्रॉम द Punnett स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट, Punnett स्क्वायर से हमने देखा कि 1/4 of the random fertilization leads to capital T। अब यहाँ पे देखो, हमने अगर मैं आपको जीनोटाइप बताऊं, जीनोटाइप क्या है मेरा 1:2:1, 1 क्या है कैपिटल टी 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मतलब ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 1, यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस dy का होल स्क्वायर। अब हमारे बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट होंगे, अब आप लोगों को ये विजिबल नहीं होगा तो इसको देख लो अच्छे से, x प्लस dy का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लिखना जरा इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, फॉर्मूला पुट कर देना यहाँ पे। अब कैसे देखो हमारा कैसे पुट करेंगे, सिंपल, इसको पढ़ो यहाँ पे, a प्लस बी हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी, फॉर्मूला पुट किया आपका ये, सब के सब क्या करोगे, a की जगह पे लिखोगे हाफ और b की जगह भी लिखोगे हाफ, a की जगह भी हाफ लिखोगे, b की जगह भी हाफ लिखोगे, x की जगह पे लिखोगे कैपिटल टी और y की जगह पे लिखोगे स्मॉल टी, फिर अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाओगे और चेक करना है यही आपकी इक्वेशन बन के आई है नहीं है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप इसको बोलते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आप लोग, बताओ कर लोगे, हो जाएगा ना बच्चों यहाँ तक अब आपका ये पूरा। चलो अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट आता है मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स, मेंडल ने F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन किया। बार बार नोटिफिकेशंस इतने आते रहते हैं ना, क्लास में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट करा F2 जनरेशन का, उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में को 1/4 ड्वार्फ मिल रहे थे, ठीक है, एंड फिर उन्होंने क्या किया एंड फाउंड दैट F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट, मतलब जब F2 हमें मिला, F2 के अंदर फिर सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया,
F3 आ गया, F3 के अंदर फिर सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन, उन सब में मेरे को ड्वार्फ कैरेक्टर दिखेगा। ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस। आपका जो ड्वार्फ का जीनोटाइप है वो होमोजाइगस, स्मॉल टी स्मॉल टी। व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गोट दैट? ही सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F2 प्लांट। जब उन्होंने F2 प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें पता है जीनोटाइप का रेशियो मिलेगा 1:2 रेशियो पर, और फिनोटाइप का रेशियो 3:1 में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। फ्रॉम द preceding paragraph it is clear that so the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability को यूज करके जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं by simply looking at the phenotype of the dominant trait का phenotype देख के। it is not possible to know the genotype composition। genotype composition हम नहीं निकाल सकते but phenotype निकाल सकते हैं डायरेक्टली देख के। that is for simple whether a tall plant from F1 और F2 has capital T small t, कुछ भी हो सकता है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे सामने एक टॉल प्लांट है, उस टॉल प्लांट को देख के मैं नहीं बता सकती वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। therefore to determine the जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट की जीनोटाइप बताने के लिए F2 जनरेशन में मेरे को वहां पे टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब एक प्लांट लेंगे डोमिनेंट फिनोटाइप का, उसका क्रॉस करा देंगे एक रिसेसिव पैरेंट के साथ। इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसेस ना करा के एक डोमिनेंट फिनोटाइप कोई भी प्लांट ले लिया, उसका एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया। then the progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism। फिर इसकी हेल्प से जो हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका हम फिनोटाइप पता कर सकते हैं। फिगर 5.5 हमें रिजल्ट बताती है कि कैसे वायलेट कलर इज डोमिनेंट हुआ। ये इससे पहले ना आप लोगों को मैं सिंपल सी बात बता देती हूँ। अगर आप कैपिटल टी ले रहे हो डोमिनेंट का, तो आपको जो एनालिसिस मिलेगा करके देख लेना, रिजल्ट मिलेगा ऑल। अगर आपको प्रोजेनी में सारे के सारे टॉल मिले तो आप जो अननोन प्लांट ले रहे थे वो आपका था होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये क्रॉस कराया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 50 टॉल और 50, तो इसका मतलब आपका है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। लिखो इस चीज को, जहां पे टेस्ट क्रॉस वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है ना बच्चों, उसी के पास में लिखो इसको फटाफट से, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से सारे के सारे बच्चे इसको। आपका क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ है उसी के जस्ट पास में इस चीज को नोट डाउन करना है, फिर आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। जब भी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे ना, हमेशा दिखेगा आपको सामने। हो गया सबका? चलो आगे चलते हैं। कंटिन्यू। अब आता है हमारा कौन सा फैक्टर, पहले तो देखो टेस्ट क्रॉस इन्होंने बताया हुआ है। टेस्ट क्रॉस में अब इन्होंने होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया और होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमारा टेस्ट क्रॉस है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। होमोजाइगस रिसेसिव का इन्होंने क्रॉस कराया एनसीईआरटी में हमारी, तो ओके ओके ओके, इसी में इन्होंने ऐड कर दिया हमारा कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला फैक्टर। अब देखो यहाँ पे होमोजाइगस है, दो वाइट प्लांट्स इन्होंने लिए, दो वाइट प्लांट का इन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद आपको कैसे प्लांट्स मिले। अच्छा ये देखो बीच वाला केस, ये इसको लिख लो केस 1 और ये लिख लो केस 2।
तो अब क्या किया, ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप, एक बार इसका क्रॉस यहाँ पे करा दिया, कैसे, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, होमो होमोडोमी, अभी मैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, और ये मेरा हेट्रोडोमी, होमोडोमी की क्रॉस करा दी होमोजाइगस रिसेसिव सारे वाले मिले, मतलब ऑल डोमी मिले। अब जब हमने इसकी हेट्रोडोमी के साथ क्रॉस कराया तो हमें मिला 50 डोमी और 50 रेसी, सब रिसेसिव, कंफ्यूज बता, डोमी मतलब डोमिनेंट, रेसी मतलब रिसेसिव, क्लियर है यहाँ तक, ये क्रॉस तो सब बच्चे एक्सपर्ट है बनाने में। अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने प्रपोज किए दो रूल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब हमारे घर में जब तक मम्मी है मम्मी की चलेगी, जब तक डोमिनेंट एलील है घर में वो हमेशा अपनी चलाएगा, रिसेसिव एलील को सप्रेस करेगा। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पेयर फैक्टर जब भी गैमीट फॉर्मेशन के लिए जाएगा सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक एलील एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा दूसरे के अंदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, एनसीईआरटी में आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। अब तक तो सारी चीजें क्रॉस को ही हम पढ़ रहे थे, तो हम बनाते एग्जैक्टली उसी को इन्होंने डिस्क्राइब करके लिखा हुआ था, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट होंगे हमारे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, डिस्क्रीट छोटी छोटी यूनिट जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर हमेशा पेयर में रहता है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर मेरे फैक्टर डिसिमिलर है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये केस बनता है, तो इसके अंदर क्या होगा, वन मेंबर ऑफ द पेयर, इस पेयर का एक मेंबर जो कि जिसको हम बोलते हैं डोमी, वो किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट होगा, रिसेसिव के ऊपर, तो हम ये रहा मेरा रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूज किया गया किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट ही अपने आप को शो करता है, उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। एंड फिर F2 जनरेशन में दोनों के दोनों अपने आप को शो कर जाता है, जहाँ पे 3:1 हमें मिलता है, उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law is based on the fact that alleles do not show any blending, मतलब मेरे एलील्स कभी ब्लेंडिंग नहीं दिखाएंगे, हाइट टॉल है तो टॉल ही बनेगी, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही बनेगी, कोई बीच वाली हाइट का नहीं बनेगा। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड, F1 जनरेशन में चाहे टॉल शो हो या ड्वार्फ शो हो, कुछ भी शो हो, वहां पे कुछ ना कुछ एक फैक्टर ऐसा है जो अपने आप को छिपाया हुआ है, F2 जनरेशन में जाने के बाद वो अपने आप को फिर से रिकवर कर जाएगा। तो वन ऑफ द दीज इज नॉट सीन इन द F1, बिकॉज हमें पता है F1 में सिर्फ एक ही पेरेंट दिखेगा, लेकिन F2 में दोनों पेरेंट्स अपने आप को शो करेंगे। तो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, इससे हमें ये पता चला कि गैमीट जब हम बनाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन में जो एलील्स के दो पेयर्स होते हैं, एलील्स पेयर्स में रहता है, वो सेग्रीगेट हो जाता है, एक गैमीट में चला जाता है, दूसरा दूसरे गैमीट में चला जाता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों के दोनों एलील्स फिर से कंबाइन हो जाता है। F1 जनरेशन में एक पेरेंट दिखाएंगे, F2 में दोनों दिखा देंगे। The factor would allele of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor, मतलब गैमीट के अंदर हम दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर आए, इसीलिए F1 जनरेशन में सिर्फ हमारा एक ही पेरेंट शो होगा, लेकिन जब हम F2 जनरेशन कराएंगे तो हमारा F2 जनरेशन दोनों पेरेंट शो करेंगे। Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while a heterozygous one produce two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. होमोजाइगस हमेशा सिर्फ एक गैमेट बनाएगा, हेटेरोजाइगस हमेशा दो गैमेट बनाएगा। कैसे, कैपिटल टी सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी दो बने, सिंपल। अब आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब हमारा वो वाला फैक्टर जब हमारी मम्मी घर में है, मम्मी भी पापा भी, मम्मी अब तक डोमिनेट हो रही थी, लेकिन अगर घर में मम्मी की भी नहीं चल रही है, डोमिनेट की भी चल रही है, पापा की भी नहीं चल रही है, रिसेसिव की भी नहीं चल रही है, तो किसकी चलती है, बच्चे बोलते हैं हमारी चलती है, लेकिन घर में एक दादी भी होती है सबकी, जिसकी नहीं होती वहां पे बच्चों की चलती है, लेकिन जिसकी दादी होती है उसके घर में दादी की चलती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो फैक्टर है जब हमारा डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डोमिनेंट एलील
फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड, जब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गया यूजिंग अदर ट्रेड इन अदर प्लांट्स, दूसरे और प्लांट्स के अंदर ट्रेड्स, फाउंड दैट समटाइम्स द एप्पल हैड अ phenotype that does not resemble either two plants and was in between the two। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स लिए उन्होंने, जब हमारा पी के ऊपर रेगुलरली रिपीटेड एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ये करके देखा, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, ना तो हमारा मम्मी के जैसा बन रहा है ना हमारे पापा के जैसा बन रहा है, मम्मी और पापा के बीच में कुछ बन रहा है। जैसे हम लोग हैं, हम ना मम्मी के जैसे एग्जैक्टली ना पापा, कुछ कुछ कैरेक्टर दोनों के कंबाइन हमारे, मतलब हम दोनों के बीच के हैं, हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स है दोनों के मिक्सअप हुए हैं, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली मिक्स नहीं होते वो कैरेक्टर्स। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन अ डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर मतलब स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन हमारे एग्जाम्पल है जो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन समझने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर हम क्रॉस कैसे कराते हैं, एक लिया कैपिटल आर जिसका था रेड कलर, एक लिया हमने स्मॉल आर जिसका था व्हाइट कलर, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। अब तक हम देख रहे थे होमोजाइगस में एक गैमेट बनता है, बन गया, क्रॉस करा तो मेरे पास बन गया कैपिटल। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका कलर कैसा बनना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका कलर बनना चाहिए था रेड, लेकिन बना कैसा ही, इसने बोला ना तो मैं मम्मी पे जाऊंगा ना मैं पापा पे जाऊंगा, मैं तो इनके मम्मी के जैसा भी नहीं बनना पापा के जैसा भी नहीं बनना, कुछ अलग ही मेरे को बनना है। ये पिंक बन गया हमारा। अब इसमें यहाँ पे सारे के सारे पिंक मिले F1 जनरेशन। फिर इन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद करके देखना एक बार, सारे बच्चे क्रॉस बनाओ उसका, एंड क्रॉस बना के रिजल्ट बताओ क्या 3:1 ही देखने के लिए मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है। और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूंगी तो जीनोटाइप मेरे को मिलेगा, एक रेड मिलेगा, सॉरी जीनोटाइप, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर 1:2:1 ये मेरे को मिलेगा जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या मिला, फिनोटाइप भी एक रेड मिलेगा, 2 पिंक मिलेंगे और एक व्हाइट, तो फिनोटाइप भी मेरे को 1:। अब तक हमारा क्या आ रहा था, अब तक हमारा जीनोटाइप 1:2:1 आ रहा था और मेरा फिनोटाइप आ रहा था 3:1। फिनोटाइप चेंज हुआ है यहाँ पे, फिनोटाइप 3:1 से 1:2:1। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। गुड एग्जांपल इन अ क्रॉस, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर मिला जिसमें सारे सारे पिंक थे। फिर F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, एक मिला मेरे को कैपिटल आर मतलब रेड, 2 मेरे को मिले पिंक, एक मेरे को मिला व्हाइट। Here the genotypic ratios were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross। अगर किसी मेंडेलियन क्रॉस को अगर मैं देखूंगी उसके अंदर भी मैं एक्सपेक्ट करती थी, बट चेंज क्या हुआ, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता था अब तक, डोमिनेंट और रिसेसिव। बट अब यहाँ पे क्या हो गया, आर डोमिनेंट अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है स्मॉल आर के ऊपर, तो इसलिए मेरा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक बन गया, कैपिटल आर रेड, 3 मेरे को यहाँ पे फिनोटाइप देखने के लिए मिली। ये कहानी। अब ये हमारा क्रॉस जो हमारी एनसीईआरटी देती है, रेड व्हाइट और पिंक, एंड ये हमारा रेशियो। देखो इसको फटाफट से अपनी अपनी एनसीईआरटी में। तो यहाँ तक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, एग्जैक्टली डोमिनेंस है क्या, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कुछ डोमिनेंट एलील्स डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव है। टू टैकल दिस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, एग्जैक्टली जीन करता है क्या। एवरी जीन एज यू नो बाय नो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब जीन क्या होता है, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी ट्रेट को शो करने के लिए। अगर मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक जीन के बाद की 2 कॉपीज होती है, जिसको हम बोलते हैं एलील्स, राइट। नाउ these 2 alleles need not always be identical, मतलब जरूरी नहीं कि एलील्स आइडेंटिकल हो, कैपिटल टी भी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, मतलब हेट्रो भी हो सकता है, होमो भी हो सकता है।
One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further on in the next chapter, which modify the information that particular alleles contain. मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे एलील के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस दे आर आस्किंग अबाउट द म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे बोल रहे हो जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, एंड मैं तो आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। मतलब एक जीन का हम एग्जांपल लेते हैं जो एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, इस जीन की दो कॉपीज, मतलब एक जीन की दो एलील्स। लेट अस assume as is more common that normal allele एक normal enzyme बनाएगा जो कि needed होता है for the transformation of substrate S। एक S substrate को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, छोटी कली। द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। अगर हमारे एलील को मॉडिफाई करते तो क्या होगा, वहां पे नंबर या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, या फिर एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या फिर कोई एंजाइम। मतलब तीन कंडीशन उसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। अब तक एक नॉर्मल एलील था, वो एक एंजाइम बना रहा था जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन अगर मैंने एलील को मॉडिफाई कर दिया तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा एंजाइम बनेगा लेस एफिशिएंट बनेगा, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, कोई भी है। इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील जो था वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल था। मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। अब याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने जीन्स पढ़ाए थे, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, मॉडिफाइंग जीन्स एंड नॉन मॉडिफाइंग जीन्स। आए आज एग्जाम्पल किसको याद है? एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स के नाम लेके बताए थे कि एक हमने प्रोजेक्ट दिया आपको ड्राइंग का, है ना, एक स्टूडेंट लेबलिंग करेगा, एक स्टूडेंट ड्रॉ करेगा। अब मॉडिफाइड एलील्स और अनमॉडिफाइड एलील, अब याद आ गया होगा, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट। मतलब जो मेरा मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड, मतलब अनमॉडिफाइड को नॉर्मल एलील लिखिए, नॉर्मल एलील। ठीक है, ये क्या बनाएगा, जो ट्रेट ये दिखा रहा था नॉर्मल, वही मेरा मॉडिफाइड वाला दिखा रहा है। रिजल्ट इन द, मतलब मॉडिफाइड एलील ने भी क्या किया, आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। मतलब ऐसे पेयर्स, ऐसे जीन्स, ऐसे एलील बहुत कॉमनली मिलते हैं। बट अगर मेरा मॉडिफाइड एलील इस कन्वर्जन को करने में फेल हो गया, मतलब सबस्ट्रेट नहीं वो बना पा रहे, ध्यान से देखो, बट इफ द allele produce a non functional enzyme, मतलब वो एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो फंक्शन नहीं है, या फिर कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड, ऑब्वियसली अफेक्टेड होगा। फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द, जो फिनोटाइप ट्रेट होता है उससे वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारा अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, कि मेरा अनमॉडिफाइड एलील क्या काम कर रहा है, तो सेम ही काम मेरा मॉडिफाइड एलील भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। ध्यान से समझो, एलील है मेरे पास, दो एलील है, एक नॉर्मल एलील है, एक वाले एलील के अंदर मैंने मॉडिफिकेशन करा दिया। अब मैं चेक ये करना चाह रही हूँ कि मैंने मॉडिफिकेशन जब करा दिया तो मॉडिफाई करने के बाद उस एलील के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। नॉर्मल वाला जो काम कर रहा है, क्या मॉडिफाइड वाला भी सेम काम कर रहा है? अगर सेम काम कर रहा है तो इसका मतलब सॉर्टेड है कहानी। बट अगर मेरा मॉडिफाइड एलील सेम फिनोटाइप, मतलब सपोज मेरे अनमॉडिफाइड एलील ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल है तो ऑब्वियसली कर देगा, लेकिन एक दूसरा एलील है वो डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाया, तो इसका मतलब आखिर उसके अंदर क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरह काम नहीं कर पा रहा है। तो अनमॉडिफाइड एलील व्हिच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, अनमॉडिफाइड वाला मतलब जो फंक्शन एलील है, एक ओरिजिनल फिनोटाइप, तो इसका फिनोटाइप में और मॉडिफाइड वाले के फिनोटाइप में क्या चेंज आ रहा है एग्जैक्टली, इज द डोमिनेंट एलील एंड मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। हियर in the example above, the recessive trait is seen using non-functional enzyme because no enzyme। सिंपल सी कहानी है, दो एलील, एक मॉडिफाई किया, एक नॉर्मल रहा। नॉर्मल वाला जो काम कर रहा है उसके काम को हम कंपेयर करके देखेंगे मॉडिफाई वाले से, अगर वो सेम काम कर रहा है तो सही है, अगर वो अलग काम कर रहा है तो इसका मतलब एलील को मॉडिफाई करने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आए, जो एंजाइम बनना चाहिए था वो एंजाइम नहीं बन रहा है, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है। ये कहानी होती है हमारे यहाँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोडोमिनेंस। चलो कोडोमिनेंस देखते हैं। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे ना? आई थिंक आपका 1 आवर का ऑलमोस्ट लेक्चर हमारा हो कर चुके हैं। चलो कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं, बिकॉज
वन शॉट में इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है हमारा लेक्चर। कॉमन तक रखता है, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर फिनिश। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉस, हम क्रॉस को डिस्कस कर रहे हैं, वेयर द F1 रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। अब तक हम क्या कर रहे थे कि F1 में कोई भी दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट अपने आप को शो करता है, मतलब कोई भी दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट के जैसा हमारा F1 बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि डोमिनेंट वाले के जैसे। एज वन इन बिटवीन, कुछ कुछ उसके बीच का बनता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पढ़ चुके। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस में होता क्या है कि जो मेरी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, दोनों पेरेंट फादर मदर दोनों के जैसा वो बनता है। इनकम्प्लीट में दोनों के जैसा ही नहीं बना, उनके बीच का कुछ बन रहा था। अ गुड एग्जांपल इज टू स्टडी इज एवीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। अब आपको पता है एवीओ ब्लड ग्रुप आपका कंट्रोल करता है जीन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक शुगर प्रेजेंट होता है, जो शुगर प्रोड्यूस आउट होता है, बाहर की साइड निकला होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और एक ऐसा शुगर होता है जिसको कंट्रोल करता है जीन आई। इस जीन आई के तीन एलील होते हैं, आई ए आई बी स्मॉल आई। आई ए एंड आई बी दोनों के दोनों स्लाइटली डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करी ह्यूमंस की, एक डिप्लॉइड ऑर्गन है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ब्लड ग्रुप पे सिर्फ दो एलील्स प्रेजेंट होंगे। ईच पर्सन, हर एक पर्सन पोजेसेस एनी टू ऑफ द थ्री एलील्स, इन तीनों में से कोई दो एलील होगी, उसी के बेसिस पे उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। आई ए एंड आई बी कंप्लीटली डोमिनेट है स्मॉल आई के ऊपर। स्मॉल आई तो बताओ, अगर मेरा कैपिटल आई ए आया स्मॉल आई के साथ तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, आई बी आया स्मॉल आई के साथ तो बी बन जाएगा ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर क्या हो कि मेरा कैपिटल आई ए और आई बी दोनों के दोनों एक साथ आ जाए, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एक साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं। बट जब आई ए और आई बी प्रेजेंट टुगेदर, दोनों एक साथ आ जाए, they both express their own type of sugar. This is because of codominance. Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. इसका मतलब red blood cells में और भी दोनों टाइप की शुगर्स होंगी। There are three different है, जबकि यहाँ पे तीन एलील्स हैं। Here are six different combination of, इन तीन एलील्स के छह different combinations बनेंगे that are possible. A total of six different phenotypes of the human. अब phenotype कितने बनेंगे? A blood group, B blood group, AB blood group, चार के phenotype। आया समझ में यहां तक आप लोगों को क्लियरली? आई होप समझ में आया होगा। आगे फिर क्या हुआ, ये हमारा दिया हुआ है टोटल। अगर पेरेंट ए से ये एलील आया, पेरेंट 2 से ये एलील आया, तो जीनोटाइप क्या बनेगा और उसका फिनोटाइप क्या होगा। इस टेबल को अच्छे से देख लेना, आप लोगों को आती है बनानी। इस टेबल को भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते। टेबल कैसे आएगा, ए और बी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स छोड़ देंगे, अब ब्लैंक्स आपको फिल करना। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। डू यू रियलाइज दैट द एग्जांपल ऑफ एबीए ब्लड ग्रुपिंग, एक और एग्जांपल है किसका, मल्टीपल एलील्स का। मतलब जब एक जीन को बहुत सारे एलील्स कंट्रोल करता है, मैनी एलील्स जब कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक हम देख रहे थे एक जीन को दो एलील कंट्रोल कर रहे थे। हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन टू, दो से ज्यादा एलील्स है, मतलब तीन एलील्स है, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। Since in any individual only two alleles can be present, जबकि हमें पता है कि इंडिविजुअल के अंदर दो एलील है, तो इसका मतलब मल्टीपल एलील वाला कहाँ पे देखा जाता है, when population studies are made, जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडीज करते हैं वहां पे। Occasionally a single gene product may produce more than one effect, मतलब एक सिंगल जीन आपका एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस। पी सीड, बटर के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर स्टार्च कितना सिंथेसिस हो रहा है, उसको एक जीन कंट्रोल करता है। इसका मैंने लिख लिया कैपिटल बी डोमिनेट, स्मॉल बी रिसेसिव। स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट में स्टार्च सिंथेसाइज होता है। देयरफॉर लार्ज स्ट्रेन, लार्ज जो स्टार्च का ग्रेन होगा वो बनेगा, लार्ज साइज का ग्रेन बनेगा। ज्यादा स्टार्च होगा तो साइज उसका बढ़ जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट जबकि स्मॉल बी वाला लेस अमाउंट में स्टार्च सिंथेसाइज करता है और उसका जो स्टार्च का ग्रेन का साइज होता है छोटा हो जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड कैपिटल बी, जब हम कैपिटल बी से बना हुआ जो सीड देखते हैं उस सीड की शेप भी राउंड हो जाती है और स्मॉल बी वाले की शेप रिंकल्ड हो जाती है। हेटेरोजाइगस हमेशा राउंड सीड बनाएगा और कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, ठीक है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर द इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी। बट यहाँ पे एक कैरेक्टर अगर हम कैपिटल बी स्मॉल बी लेंगे तो वहां पे हम ये देखते थे कैपिटल बी है डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू मेंडल।
तो साइज क्या बनना चाहिए, राउंड बनना चाहिए, लार्ज बनना चाहिए, ज्यादा स्टार्ट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाता है। इसको इसका जो साइज है वो भी बीच का बन जाता है। इसलिए एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसके साथ साथ मल्टीपल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। So if starch grain size is considered as a phenotype, then from this angle the allele show incomplete. ऐसा एक जीन बहुत सारी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी एंड दिस टाइप ऑफ जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। Here, therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene. मतलब dominance एक autonomous है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा दिखाएगा ही दिखाएगा अपने आप को dominant gene, or the production that it has information for. It depend, वो depend कर रहा है as much on the gene product, मतलब gene का product क्या बन रहा है उसके ऊपर depend कर रहा है, and production of एक particular phenotype की production from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than phenotype is influenced by एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। बताओ बच्चों, यहाँ तक सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए या नहीं? अब तक तो देखो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आई ट्राइड कि आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में समझ में आए। लाइक अगर आप ये लेक्चर पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने पहला पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो तब भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्टिल आप लोगों को डाउट रह जाता है तो प्लेलिस्ट में आप पर्टिकुलर वीडियो को सर्च कर सकते हैं, वहां से आप इसका डिटेल पढ़। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे चैप्टर को फिनिश कर, अगर नहीं होगा तो 3 लेक्चर्स के लेंगे, बट हर एक चीज को बहुत डिटेल में करेंगे एंड अच्छे से। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? ओके, सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अगस्त टारगेट बच्चों। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।